मुश्किलात के सामने खड़े होते हैं और अल्लाह हमें ताकत दे देता है। हम अगर फिजिकली अगर वेट लिफ्टिंग करें तो हमारा बाजू जितना बड़ा वेट उठाएंगे बाजू उतना मजबूत हो जाएगा, लेकिन जो असल पावर है वो आपके मेंटल पावर है, ज़हन में है। तो जितनी आप मुश्किलात का सामना करते रहेंगे अल्लाह आपको और ताकत देता रहता है। तो ये अल्लाह ने हमें बनाया ऐसा है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलामुअलैकुम साहब, मेरा नाम मुबीन है और मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ और एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। मेरा आपसे सवाल ये है कि जो अभी इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है उसको हटाने का वाहिद तरीका ये है कि हम इलेक्शन जीत के आएँ। आपकी जो सबसे बड़ी सपोर्टर बेस है, वोटर बेस है, वो यूथ से बिलोंग करती है। अभी जो इलेक्शन कमीशन की डेटा है उसके मुताबिक 50% जो यूथ वोटर्स हैं वो रजिस्टर्ड ही नहीं है क्योंकि उनके CNIC नहीं बने हुए। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, आज मैं सारी अपनी यूथ को, क्योंकि देखें फ्यूचर तो आपका है, 60% हमारी आबादी 30 साल की उम्र से कम है और जो भी आज होगा वो आपकी मुस्तकबिल को मुतासिर करेगा। क्या ये इन्हीं चोरों के नीचे अगर हमने ज़िंदगी गुजारनी है तो ये समझ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा तो नौजवानों का यूथ उनका फ्यूचर मुतासर है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आपका कि आप अपनी इंश्योर करें कि आपकी वोट रजिस्टर्ड है और पता चलवाएं कि वोट किधर है। क्योंकि मैं अपने यूथ को ख़ास तौर पे कह रहा हूँ कि ये जो हम देखिए 2 किस्म के इनकलाब है ना, एक तो खूनी इनकलाब है, वो खुदा ना खास्ता कभी भी हमें सोचना नहीं चाहिए उस तरफ, क्योंकि उसकी तबाही इतनी होती है कि जब मुल्क को उससे ठीक करने में उस खूनी इनकलाब की तबाही के बाद वो बड़ा देर लगती है। और दूसरा होता है कि हम बैलेट के ज़रिए इनकलाब लेके आएँ, यानी हम वोट के ज़रिए अपनी इनकलाब लेके आएँ। और इसलिए मैं यूथ को, नौजवानों को ख़ास तौर पे कहूँगा कि अपनी वोट रजिस्टर करवाएं और तैयारी करें इलेक्शन के लिए। जी अगला सवाल। मेरा नाम रेहान है, मेरा ताल्लुक कराची से है। हाँ सर, मेरा आपसे सवाल था शहबाज शरीफ साहब का जो मुकदमा इस पर चल रहा है FIA में और NAB में, उसमें हमने देखा कि हाल में जो उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे ऑफिसर्स, उनको हार्ट अटैक हुआ, इंतकाल हुआ और उसी केस से मुंसलिक अहम शख्सियत मकसूद चपरासी साहब का भी दुबई में हार्ट अटैक हुआ और इंतकाल हुआ। हाँ साहब, इतना अहम केस है, इसके अंदर अगर इस तरह से ऑफिसर्स या जो गवाहान है इंपॉर्टेंट, अगर उनकी इस तरह से अमवात होंगी तो खान साहब कोई भी ऑफिसर या कोई भी गवाह किसी भी बड़े केस का या किसी भी ताकतवर के खिलाफ खड़ा नहीं होगा। तो आपकी इस हवाले से क्या हिकमत अमली है, इस केस को किस तरह से जो है फॉलो करेंगे? दूसरा, विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का कोई डायरेक्शन है, कोई लॉ है, उसमें आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है और आपके जो प्लान है उनकी क्या तैयारी है, इस हवाले से कहाँ तक? जी रहमान, देखें जो मुल्क होता है ना, एक मुल्क कैसे तरक्की करता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए समझना। वो मुल्क तरक्की करता है जिसके इदारे मजबूत हों। और इदारे मजबूत कैसे होते हैं? जब रूल ऑफ लॉ हो, यानी जब कानून की बालादस्ती हो, कानून की हुक्मरानी हो। मतलब ये है कि हर इदारा चलता है अपने दायरे के अंदर जो उसको आइन इख्तियारात देता है। मसलन में पुलिस है तो पुलिस के लिए बड़ी क्लियर गाइडलाइंस हैं कि पुलिस ये कर सकती है, ये नहीं कर सकती। और FIA है, उसकी गाइडलाइंस हैं, NAB है, उसकी गाइडलाइंस हैं, हर इदारे के गाइडलाइंस हैं। तो जब एक मुल्क का कानून ख़त्म होता है, रूल ऑफ लॉ ख़त्म होता है, जब उसके उस मुल्क के अंदर ताकतवर का एक कानून हो जाता है और कमज़ोर का दूसरा, तो ये याद रखें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1500 साल पहले कहा था कि तुम्हारे से पहले बहुत बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर ताकतवर के लिए एक कानून और कमज़ोर के लिए दूसरा, यानी जिधर इंसाफ नहीं है, जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने उसी चीज़ को कहा कि जुल्म कुफर का निज़ाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। नाइंसाफ़ी यानी जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं है वो चल सकता। और अगर आज आप देखें तो मैं अपनी इस ज़िंदगी में सारी दुनिया फिर चुका हूँ, तो मैंने अगर एक चीज़ मुझे कहे ना कि मैंने वो मुल्क जिधर बड़ी गुर्बत है वो देखे और वो मुल्क जो बहुत खुशहाल है, अगर एक फ़र्क है उनमें
تو جو غریب جدھر غربت ہے وہاں قانون کی بالادستی نہیں ہے. وہاں بالکل جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے کہا تھا, وہاں طاقتور کے لیے ایک قانون ہے, کمزور کے لیے دوسرا ہے. کمزور کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں, چوروں کو, لیکن طاقتور ڈاکوؤں کو وہ نہیں پکڑ سکتے. تو ہمارے ملک کا یہ جو ہوا ہے, یہ سارا کچھ, یہ جو ابھی آپ نے بات کی مقصود چپراسی کی, یہ کیا چیز ہے کہ پہلے جنرل مشرف نے NRO 1 دیا. اتنا بڑا جنرل مشرف نے نقصان کیا پاکستان پہ, ظلم کیا کہ وہ لوگ جو خود ہی اپنے ایک دوسرے کے خلاف کرپشن کیسز بنائے ہوئے تھے. زرداری کو نواز شریف نے جیل میں ڈالا تھا, زرداری نے نواز شریف کے اوپر ہدایبہ پیپر مل کا کیس بنایا تھا, سرے محل کا کیس ان کے دور میں بنا تھا نواز شریف کے, جو پھر $60 ملین پکڑے گئے سوئٹزرلینڈ میں زرداری کے, وہ ان کے دور سے شروع ہوا تھا. تو ان دونوں نے کیس بنائے تھے اور ان دونوں نے کہا تھا کہ ایک دوسرے کرپٹ ہیں, اور جنرل مشرف نے ان کیسز کو صرف اور صرف اپنی پاور بچانے کے لیے ان دونوں کو معافی دے دی اور NRO دے دیا, جبکہ جنرل مشرف کے پاس اختیارات ہی نہیں تھے کہ آپ چوری, عوام کا پیسہ چوری ہوا تھا, وہ کیسے معاف کر سکتا ہے؟ کوئی میرا پیسہ چوری ہو تو کون چور کو کیسے معاف کرتا ہے؟ میں ہی کر سکتا ہوں نا. تو عوام کا پیسہ چوری ہوا تھا. اس کے بعد انہوں نے اپنا نیب کا ہیڈ رکھا, انہوں نے اپنا الیکشن کمیشن, تین فیصلے کیے, الیکشن کمیشن, کیئر ٹیکر اور نیب کا ہیڈ. اس سے کیا ہوا؟ کھل کے چوری کی دونوں نے. 10 سال میں ملک کے اوپر 4 گنا زیادہ قرضہ چڑھا دیا. دونوں کے اب جو آج کرپشن کے کیسز بنے ہوئے, یہ ان کے دور کے بنے ہوئے تھے. اب آئے ہیں تو اب پھر سے میرے 3.5 سال لگے رہے. آپ سنیں, میں ہر جگہ کہتا تھا میں ان کو NRO نہیں دوں گا, کیونکہ یہ مانگ ہی میرے سے NRO رہے تھے. یہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھتے ہیں. یہ جب نیب میں جا رہے ہیں اور ان سے ذرا کبھی پوچھیں FIA کے سامنے, جب ان سے سوالات پوچھے جاتے تھے تو یہ تکبر تھا انہوں میں.